लॉकडाउन में कोरोना है सबका रोना, डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है, 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं, पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार, मैं विनीता सिंह आज आपके समक्ष कक्षा 11 का विषय गृह विज्ञान लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज हम गृह विज्ञान विषय की इकाई 2 का पाठ अस्थि या कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। हमने इस पाठ को 4 भागों में विभाजित किया था। आशा है आपने इसके 2 भाग देख लिए होंगे तथा वो आपको समझ आ गए होंगे। आज हम इसका भाग 3 करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे चर्चा के बिंदु क्या हैं। आज के हमारे चर्चा के बिंदु हैं मानव का अनुबंधी कंकाल, अंश मेखला, शोरी मेखला, अधोशाखा की अस्थियां तथा ऊर्ध्व शाखा की अस्थियां। आज का भाग शुरू करने से पहले एक बार हम पुनरावलोकन कर लेते हैं कि हमने अपने पूर्व के 2 भागों में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि कंकाल तंत्र कुल 206 अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। यह शरीर को आकार, दृढ़ता, साथ ही साथ गतिशीलता प्रदान करता है। कंकाल तंत्र वाय कंकाल तथा अंतः कंकाल में बटा होता है। अंतः कंकाल पुनः अक्षीय कंकाल व अनुबंधी कंकाल में बटा होता है। अनुबंधी कंकाल में कुल 126 अस्थियां पाई जाती हैं तथा अक्षीय कंकाल में 80 अस्थियां पाई जाती हैं। अक्षीय कंकाल में आते हैं हमारी वह अस्थियां जो हमारे शरीर में लंबाई में जुड़कर हमारे शरीर को अक्ष या धुरी प्रदान करती हैं। इसमें आती है हमारी मानव खोपड़ी, जिसमें आते हैं हमारे कपाल की अस्थियां व हमारे चेहरे की अस्थियां। ये हमारे मस्तिष्क की भी सुरक्षा करती हैं। फिर आती हैं हमारी कशेरुक दंड की अस्थियां। कशेरुक दंड एक अस्थि ना होकर कई अस्थियों का समूह होता है, जिन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं। कशेरुकाओं की इस नली के भीतर से बनी हुई इस नली के भीतर हमारी मेरु रज्जु या सुषुम्ना सुरक्षित रहती है। इसके अलावा अक्षीय कंकाल में आती हैं हमारी वक्ष की अस्थियां। वक्ष बना होता है उरोस्थि व पसलियों से मिलकर के। उरोस्थि व पसली कशेरुक दंड के साथ मिलकर एक पिंजर का निर्माण करती हैं, जिसमें हमारे हृदय व फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। तो अभी तक हमने अक्षीय कंकाल तक पूरा पढ़ा था। चलिए आज हम अपना आज का भाग शुरू करते हैं। आज के भाग में हम पढ़ेंगे मानव का अनुबंधी कंकाल। अनुबंधी कंकाल को हम उपांगीय कंकाल भी कहते हैं, या मेखलाओं व पाद अस्थियों से मिलकर बना हुआ है। मेखलाएं पाद अस्थियों को अक्षीय कंकाल से जोड़ने का कार्य करती हैं तथा पाद अस्थियां हमारे कंकाल को गतिशीलता प्रदान करती हैं, क्योंकि इन्हीं पाद अस्थियों के माध्यम से हमारा शरीर गमन करता है। मेखलाएं 2 प्रकार की होती हैं, अंश मेखला तथा शोरी मेखला। अंश मेखला ऊर्ध्व शाखाओं को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती हैं तथा शोरी मेखला अधोशाखाओं को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करती हैं। अंश मेखला 2 अर्धभागों से मिलकर बनी हुई है तथा प्रत्येक अर्धभाग में 2 अस्थि होती है। तो इस प्रकार अंश मेखला में कुल 4 अस्थि पाई जाती है। शोरी मेखला भी 2 अर्धभाग से मिलकर बनी होती है और ये 3 प्रकार के अस्थियों से मिलकर प्रत्येक अर्धभाग बना होता है, परंतु उनके समेकित हो जाने के कारण वह एक अस्थि मानी जाती है। तो इस प्रकार शोरी मेखला कुल 2 अस्थियों से मिलकर बनी हुई है। वहीं अगर हम पाद अस्थियों में आए तो पाद अस्थियां भी 2 भागों में विभाजित हैं, ऊर्ध्व शाखा की अस्थियां तथा अधोशाखाओं की अस्थियां। ऊर्ध्व शाखाओं की अस्थियां हमारी ऊपरी बाहु की अस्थियां हैं। साधारण भाषा में हम इन्हें बाह की अस्थियां भी कहते हैं, अपर लिम्ब भी कहते हैं, अग्रपाद भी कहते हैं। और इनमें कुल 60 अस्थियां पाई जाती हैं, यानी एक बाह में या एक ऊर्ध्व शाखा में आपको 30 अस्थियां मिलेंगी। वहीं अगर हम दूसरी बात करें पश्चपाद की अस्थियों की या अधोशाखाओं की अस्थियों की, जिन्हें हम साधारण भाषा में टांग की अस्थियां भी कहते हैं, लोअर लिम्ब भी कहते हैं तथा पश्चपाद भी कहते हैं, यह भी कुल 120 अस्थियों से 60 अस्थियों से मिलकर बना होता है और इसके भी प्रत्येक भाग में 30 अस्थियां होती हैं। तो इस प्रकार कुल पाद अस्थियां की संख्या 120 होती है तथा मेखलाओं में कुल संख्या 6 होती है।
तो आइए सबसे पहले हम अपनी मेखलाएं पढ़ते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि मेखलाएं हमारी ऊर्ध्व तथा ऊर्ध्व तथा अधो शाखाओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। अंश मेखला भी 2 अर्ध भागों से मिलकर बनी होती है। अंश मेखला का प्रत्येक अर्ध भाग वक्ष के दाईं व बाईं ओर कंधों का निर्माण करता है। अंश मेखला 2 अस्थियों से मिलकर बनी हुई है। पहली अस्थि है हसली की अस्थि और दूसरी है अंशफलक। हसली की अस्थि को हम कॉलर बोन भी कहते हैं और क्लैविकल भी कहते हैं। अंशफलक को स्कंधास्थि तथा स्कैपुला भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम हसली की अस्थि के बारे में बात करेंगे। हसली की अस्थि अगर आप चित्र में देखें तो यह नीले रंग की जो अस्थि है ये हमारी हसली की अस्थि है तथा वक्ष के दाएं व बाएं भाग में पाई जाती है। अगर आप इसका आकार देखें तो यह चपटी व लंबी होती है। कुल मिला के यह 15 से 20 सेंटीमीटर एक हसली की लंबाई होती है। यह संरचना अगर ध्यान से देखें तो 2 स्थानों पर मुड़ी होती है। तो इस प्रकार से यह एक अंग्रेजी के एस आकार का अक्षर का निर्माण करती है। हसली की अस्थि एक तरफ उरोस्थि के मैनुब्रियम से जुड़ी होती है तथा दूसरी तरफ स्कंधास्थि के एक्रोमियन प्रवर्ध से जुड़ी होती है। इस प्रकार हसली की अस्थि हमारे कंधों का निर्माण करती है तथा दाएं व बाईं ओर हमारे कंधों को साधे रखती है। आइए अब हम अपनी दूसरी अस्थि की बात करते हैं। हमारी दूसरी अस्थि है अंशफलक, जिसे हम स्कैपुला भी कहते हैं। अंशफलक की अगर आप स्थिति देखें तो अंशफलक हमारे वक्ष के कंधों के नीचे तथा पीठ के ऊपरी भाग में दूसरी पसली से 7वीं पसली के मध्य में स्थित होते हैं। यह एक बड़ी चौड़ी चपटी त्रिभुजाकार अस्थि होती है। इसका ऊपरी सिरा चौड़ा होता है तथा निचला सिरा तिकोने के आकार का होता है। इसके पृष्ठभाग में एक उभार पाया जाता है जो एक छोटी हुई उठी दीवार के रूप में प्रतीत होता है। इसे कंटक कहते हैं। कंटक स्कैपुला को ऊपरी भाग तथा निचली भाग में बांट देता है। अंश मेखला का ऊपरी भाग आगे बढ़कर चपटा होकर एक्रोमियन प्रवर्ध का निर्माण करता है। ये एक्रोमियन प्रवर्ध आगे की तरफ हसली की अस्थि के साथ जोड़ बनाती है। एक्रोमियन प्रवर्ध के नीचे आपको एक प्याले नुमा गड्ढा दिखाई देता है। इस प्याले नुमा गड्ढा को हम ग्लिनॉइड कैविटी या अंश उलूखल कहते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी हमारी ऊर्ध्व शाखा की अस्थियों को जोड़ने का स्थान प्रदान करती है। ऊर्ध्व शाखा की ऊपरी बाहु की अस्थि यानी प्रगंडिका या अंग्रेजी में जैसे ह्यूमरस कहते हैं, इसका गोल सिरा इस अंश उलूखल में या ग्लिनॉइड कैविटी में आकर फिट होता है तथा कंदुक खलिका संधि का निर्माण करता है। संधियों के बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। संधियां वह स्थान होती हैं जहां पे 2 या 2 से अधिक अस्थियां आकर आपस में मिलती हैं। एक्रोमियन प्रवर्ध हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में उठे हुए कंधों का भी निर्माण करता है। संख्या की बात करें तो जैसा हमने देखा कि प्रत्येक अर्धभाग में एक असली और एक स्कैपुला या अंशफलक होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक अर्धभाग 2 अस्थियों से मिलकर बना है। तो इस प्रकार हमारे अंश मेखला में कुल 4 अस्थियां पाई जाती हैं। अंश मेखला का प्रमुख कार्य है ऊर्ध्व शाखाओं को अक्षीय कंकाल से जोड़ना, साथ ही साथ हमारे वक्ष के दाईं व बाईं ओर हमारे कंधों को एक निश्चित आकार देना। आइए अब हम अपनी दूसरी मेखला शोड़ी मेखला के बारे में पढ़ते हैं। शोड़ी मेखला हमारी अधो शाखाओं के जुड़ने का स्थान प्रदान करती है। यह हमारे उधर भाग की सबसे बड़ी व विरूप अस्थि है। पीछे की तरफ ये जुड़ती है त्रिकास्थि से तथा सामने की तरफ ये जुड़ करके एक गोल घेरा बनाती है। इस घेरे को हम उदर गुहा कहते हैं तथा इसमें उदर के आंतरांग जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत और प्रजनन अंग आदि सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद आती है हमारे अंश उलूखल। शोड़ी मेखला में ऊपर की तरफ एक प्याले नुमा संरचना पाई जाती है
जिसके गड्ढे में हमारी अधोशाखाओं की फीमर अस्थि, जिसे उर्विका कहते हैं, उसका गोल सिर आकर फिट होता है। यहाँ पर यह कंदुक खलिका संधि का निर्माण करती है। तो इस प्रकार अधोशाखाएं हमारी अक्षीय कंकाल से जुड़ती हैं। अगर हम श्रोणि मेखला की बात करें तो इसका प्रत्येक अर्धभाग 3 अस्थियों से मिलकर बना होता है। यह अस्थियां हैं नितंबास्थि, जंघनास्थि तथा आसनास्थि। नितंबास्थि त्रिकास्थि के दोनों ओर पाई जाने वाली चौड़ी व चपटी अस्थि है। यह पीछे की तरफ त्रिकास्थि से जुड़ती है तथा सामने की तरफ जंघनास्थि बनाते हुए एक गोल घेरे का निर्माण करती है। त्रिकास्थि के दोनों तरफ पाई जाने वाली चपटी अस्थि को हम फलक कहते हैं। दूसरी अस्थि है जंघनास्थि। नितंबास्थि का दायां व बायां भाग आयु बढ़ने के साथ सामने की तरफ जुड़ जाता है। यह जोड़ उपास्थि युक्त जोड़ होता है। दोनों जंघनास्थि की दोनों अर्धभागों की जंघनास्थियों के बीच में उपास्थि पाई जाती है। यह एक गोल घेरे का भी निर्माण कर देती है, जिसे हम उदर गुहा कहते हैं। इसी उदर गुहा के अंदर हमारे शरीर के आंतरांग जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत व प्रजनन तंत्र आदि सुरक्षित रहते हैं। जंघनास्थि के इस जोड़ को हम प्यूबिक सिम्फिसिस कहते हैं। प्रसव के समय जब दर्द उत्पन्न होता है तो यह प्यूबिक सिम्फिसिस फैलकर बच्चे के जन्म को और आसान बनाती है। हमारी तीसरी अस्थि है आसनास्थि। नितंबास्थि की यह सबसे निचली व गांठदार अस्थि है। यह मनुष्य के शरीर को बैठने में तथा शरीर को साधने में सहायता प्रदान करती है। आयु बढ़ने के साथ ये तीनों अस्थियां समेकित हो जाती हैं, अतः हम मानते हैं कि हमारे श्रोणि मेखला के प्रत्येक अर्धभाग में एक अस्थि होती है। तो इस प्रकार दोनों अर्धभाग मिला करके हमारी श्रोणि मेखला में कुल 2 अस्थियां पाई जाती हैं। श्रोणि मेखला का सबसे प्रमुख कार्य है कि यह हमारे शरीर में कूल्हों का निर्माण करती है। दूसरा, उदर गुहा में उपस्थित आंतरांगों की रक्षा करती है। तीसरा, यह अधोशाखाओं को अक्षीय कंकाल से जोड़ने में सहायता प्रदान करती है। और साथ ही साथ ये हमारे शरीर को बैठने में तथा शरीर को साधने में भी सहायता करती है। तो इस प्रकार श्रोणि मेखला के ये प्रमुख कार्य थे और हमने अपने शरीर की 2 मेखलाएं पढ़ी, जिनमें कुल मिलाकर के अंश मेखला की 4 अस्थि तथा श्रोणि मेखला की 2 अस्थि मिलाकर के मेखलाएं कुल 6 अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। आइए अब हम अपनी ऊर्ध्व तथा अधो शाखाओं की बात करते हैं। ऊर्ध्व शाखा को हम बाहों की अस्थियां भी कहते हैं। सुव्यवस्थित अध्ययन की दृष्टि से इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ऊपरी बाहु, अग्र बाहु तथा हाथ। ऊपरी बाहु अपर आर्म कहलाता है, अग्र बाहु फोर आर्म तथा हाथ हमारी हथेलियों, कलाई से लेकर के उंगलियों तक के भाग को हम हाथ कहते हैं। अगर आप चित्र में देखें तो ऊपरी बाहु आपका कंधे से लेकर के कोहनी तक का भाग होता है। इसमें सिर्फ एक अस्थि पाई जाती है जिसे ह्यूमरस या प्रगंडिका कहते हैं। यह ऊपर की तरफ स्कैपुला यानी अंशफलक की ग्लेनॉइड कैविटी में अंश उलूखल से जुड़ी रहती है तथा नीचे की तरफ यह अग्र बाहु की अस्थि से जुड़कर कब्जा संधि का निर्माण करती है। कंधे के साथ यानी स्कैपुला या अंश उलूखल के साथ यह कंदुक खलिका संधि का निर्माण करती है और अग्र बाहु के साथ यह कब्जा संधि का निर्माण करती है। इसके बाद अगर हम दूसरा भाग देखें जो है हमारा अग्र बाहु, तो हम देखेंगे कि यह 2 अस्थियों से मिलकर बनी हुई है। यह रेस अस्थियां हैं अंतः प्रकोष्ठिका तथा बाह्य प्रकोष्ठिका। इसे हम रेडियस और अल्ना भी कहते हैं। यह अस्थियां ऊपरी बाहु की अस्थि ह्यूमरस के साथ जुड़कर कब्जा संधि बनाती हैं तथा नीचे की तरफ यह कलाई की अस्थियों से जुड़ी होती हैं। तीसरा भाग है हमारा हथेलियों का। हाथ हमारा 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें आती है हमारी कलाई की अस्थियाँ, हथेली की अस्थियाँ और उंगली की अस्थियाँ। कलाई में कुल 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। ये छोटी एवं खोखली होती हैं। हथेली में कुल
5 अस्थियां पाई जाती हैं। ये छोटी और लंबी होती हैं तथा उंगलियां कुल मिला के 14 होती हैं। ये अस्थियां उंगलियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार अगर आप गिने तो एक तरफ की शाखाओं में कुल 30 अस्थियां पाई जाती हैं। तो दोनों ऊर्ध्व शाखाएं अगर हम मिलाएं तो कुल मिलाकर के ऊर्ध्व शाखाओं में 60 अस्थियां होती हैं। आइए अब हम इन अस्थियों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले है ऊर्ध्व शाखा की अस्थियां। ऊर्ध्व शाखा की अस्थियों में सबसे पहले हम करेंगे ऊपरी बाहु की अस्थि प्रगंडिका। प्रगंडिका को अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ऊपरी सिरा गोल होता है तथा बीच का सिरा लंबा होता है तथा नीचे वाले भाग में फिर उभार पाए जाते हैं। प्रगंडिका का यह गोल सिरा हमारे स्कंधास्थि के ग्लिनॉइड कैविटी या अंश उलूखल में फिट होता है तथा कंदुक खलिका संधि का निर्माण करता है। यह संख्या में 1 होती है, यानी एक बाहु में 1, और पेयर्ड होते हैं, जोड़ों में होते हैं, यानी दोनों बाहों में कुल मिलाकर के 2 प्रगंडिकाएं पाई जाती हैं। ऊपर की तरफ यह स्कंधास्थि के साथ कंदुक खलिका संधि का निर्माण करती हैं तथा नीचे की तरफ कोहनी के अस्थि के साथ अग्रबाहु की अस्थि के साथ कोहनी का जोड़ बनाती हैं, जिसे हम कब्जा संधि कहते हैं। फिर दूसरी है हमारी अग्रबाहु की अस्थियाँ। अग्रबाहु में 2 प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं, बहि प्रकोष्ठिका तथा अंतः प्रकोष्ठिका। ये होती है रेडियस तथा अल्ना। अंतः प्रकोष्ठिका लंबाई में बहि प्रकोष्ठिका से थोड़ी सी लंबी होती है। यह ऊपर की तरफ यानी प्रगंडिका की तरफ चौड़ी होती है तथा नीचे की तरफ पतली होती है। और वहीं रेडियस बहि प्रकोष्ठिका ऊपर प्रगंडिका की तरफ पतली तथा कलाई की तरफ थोड़ी चौड़ी होती है। यह दोनों अस्थियां आपस में ऊतकों द्वारा जुड़ी होती हैं तथा एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। अग्रबाहु ऊपर की तरफ प्रगंडिका के साथ कब्जा संधि बनाता है तथा नीचे की तरफ कलाई की अस्थियों यानी मणिबंध अस्थियों के साथ जुड़ा होता है। आइए अब हम आगे का भाग करते हैं। ऊर्ध्व शाखा की अस्थियों में हमारा तीसरा भाग है हमारी हाथ की अस्थियाँ। हाथ की अस्थियों को हमने 3 भागों में बांटा है। पहली हमारी कलाई की अस्थियाँ जिनकी संख्या 8 होती है, दूसरी हथेली की अस्थियाँ जिनकी संख्या 5 होती है तथा तीसरी अंगुली की अस्थियाँ जिनकी संख्या 14 होती है। अगर आप कलाई की अस्थियों को ध्यान से देखें तो यह आपको गोल व खोखली दिखाई देंगी। यह 4-4 की 2 पंक्तियों में लगी होती हैं। इस प्रकार ये कुल 8 होती हैं। कलाई की अस्थियों को मणिबंध अस्थियाँ भी कहते हैं। यह स्नायुओं द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं तथा इनके ऊपर कार्टिलेज की परत होती है, जिसके द्वारा ये आसानी से संधि कर सकती हैं व चारों दिशाओं में घूम सकती हैं। दूसरी हमारी अस्थियाँ हैं हथेली की अस्थियाँ। हथेली की अस्थियों को कर्भास्थियाँ भी कहते हैं। ये संख्या में 5 होती हैं, लंबाई में छोटी होती हैं परंतु पतली होती हैं। यह पीछे की तरफ कलाई की अस्थियों से जुड़ी होती हैं तथा आगे की तरफ अंगुली की अस्थियों के साथ जुड़ी होती हैं। फिर आती है हमारी अंगुलास्थियाँ। अगर आप अंगुलास्थियों को देखें तो आप पाएंगे कि आपकी प्रत्येक उंगली में 3 अस्थियाँ होती हैं। इसे आप अपने हाथ के द्वारा भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी एक उंगली को ऐसे मोड़ते हैं तो इसमें आपको 3 पोर दिखाई देंगे। इन 3 पोरों का मतलब है कि इसमें आपकी 3 अस्थियाँ हैं, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार प्रत्येक उंगली में 3-3 अस्थियाँ होती हैं। वहीं अगर हम अंगूठे की बात करें तो अंगूठे को मोड़ने पे इसमें सिर्फ आपको 2 पोर दिखाई देते हैं, अर्थात आपके अंगूठे में सिर्फ 2 अस्थियाँ होती हैं। तो इस प्रकार एक मनुष्य के हाथ की एक हथेली में कुल 14 अंगुलास्थियाँ होती हैं। उंगलियों की बात करें तो ये पीछे का सिरा इनका हथेली की अस्थियों यानी कर्भास्थियों से जुड़ा होता है तथा अगला सिरा थोड़ा नुकीला होता है जहाँ पे नाखून उपस्थित होते हैं। इनकी गतिशीलता पाँव की उंगलियों की गतिशीलता से अधिक होती है।
ये थी हमारी ऊर्ध्व शाखा की अस्थियाँ। अब हम करेंगे अधो शाखाओं की अस्थियाँ। अधो शाखाओं की अस्थियों को हम टांगों की अस्थियाँ या लोअर लिम्ब की अस्थियाँ या पश्चपाद की अस्थियाँ भी कहते हैं। अधो शाखाओं की अस्थियाँ भी 3 भागों में विभाजित हैं। पहली है जांघ की अस्थि, जिसे हम उर्विका कहते हैं या थाई भी कहते हैं। दूसरी है पगदंड या शैंक की अस्थि और तीसरी है फुट यानी पाँव की अस्थि। उर्विका की या जांघ की बात करें तो जांघ में सिर्फ एक अस्थि पाई जाती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि होती है, क्योंकि उस पर मनुष्य के शरीर का पूरा भार टिका होता है। यह ऊपर की तरफ इसका सिरा गोल होता है तथा यह श्रोणि मेखला के एसेटाबुलम यानी श्रोणि उलूखल के साथ संधि करता है और वहाँ पे कंदुकहल्का संधि का निर्माण करता है। उर्विका नीचे की तरफ पगदंड की अस्थि के साथ संधि करती है तथा यहाँ पर कब्जा संधि का निर्माण होता है। पगदंड की अस्थियों की बात करें तो पगदंड की अस्थियाँ 2 प्रकार की अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं। एक हमारी होती है पिंडली की अस्थियाँ, जिनमें 2 अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो दूसरी होती है हमारी घुटने की अस्थि, जिसे जानुका पाली या पटेला भी कहते हैं। फिर आती है हमारी, तो इस प्रकार इसमें कुल 3 अस्थियाँ होती हैं। फिर आती है हमारी पाद की अस्थियाँ। हमारी पाद की अस्थियाँ भी 3 भागों में विभाजित होती हैं। इसमें आती है हमारी टखने की अस्थि, तलवे की अस्थि तथा उंगली की अस्थियाँ। जैसा हमने ऊर्ध्व शाखा की अस्थियों में देखा था कि कुल अस्थियाँ वहाँ पर 30 थी, उसी प्रकार अधो शाखाओं में भी कुल अस्थियाँ 30 होती हैं। टखने की अस्थियों में 7 अस्थि होती है तथा कुर्चवा अस्थियाँ जो तलवे की अस्थि बनाती हैं वो संख्या में 5 होती हैं तथा अंगुला अस्थियाँ जो उंगलियाँ बनाती हैं वो संख्या में 14 होती हैं। तो इस प्रकार एक ऊर्ध्व अधोशाखा में हमारी कुल 30 अस्थियाँ होती हैं, तो दोनों अधोशाखाएँ मिला करके हमारी दोनों टांगों में कुल 60 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अधोशाखाओं की अस्थियों में सबसे पहले हम जांघ की अस्थि की बात करेंगे। जांघ की अस्थि को हमने फीमर और उर्विका कहा था। अगर इसका गोल सिरा आप देखें तो यही गोल सिरा एसेटाबुलम या श्रोणि उलूखल में फिट होता है तथा केंद्रक कंदुकहल्का संधि का निर्माण करता है। नीचे की तरफ का सिरा पिंडली की अस्थियों से संधि करता है तथा वहाँ पर कब्जा संधि का निर्माण करता है। हमारी फीमर या उर्विका अस्थि हमारे शरीर की सबसे मजबूत व लंबी अस्थि होती है। दूसरी अस्थि है हमारी पिंडली की अस्थियाँ। पिंडली की अस्थियाँ 2 भागों में बटी थी। घुटने की अस्थि जिसे हम पटेला कहते हैं या जानुका पाली भी कहते हैं। यह छोटी सी गोल कटोरे के आकार की संरचना होती है जो उर्विका तथा पिंडली की अस्थियों के बीच बनने वाले जोड़ कब्जा संधि को ढक के रखती है। इससे यह जोड़ सुरक्षित रहता है। आप हाथ लगा करके अगर अपने घुटनों को छुएंगे तो पटेला वहाँ पे आपको हिलती हुई नज़र आएगी। फिर आती है हमारी पिंडली की अस्थियाँ। इन्हें हम कहते हैं अंतर्जंघिका तथा बहिर्जंघिका, टिबिया तथा फिबुला। फीमर के बाद टिबिया या अंतर्जंघिका दूसरी सबसे मजबूत अस्थि मानी जाती है, क्योंकि फीमर का सारा भार फिर इसी टिबिया या अंतर्जंघिका पर आकर टिकता है। वहीं बहिर्जंघिका की बात करें तो यह अपेक्षाकृत टिबिया से पतली होती है तथा कमज़ोर होती है। टिबिया और फिबुला ऊपर की तरफ फीमर के साथ कब्जा संधि बनाती हैं तथा नीचे की तरफ या टखने की अस्थियों से जुड़ी होती हैं। अब करते हैं अधो शाखाओं की पाद की अस्थियाँ। इसमें आती है हमारी सबसे पहले टखने की अस्थियाँ। टखने की अस्थियाँ कुल संख्या में 7 होती हैं। इसमें सबसे बड़ी अस्थि हमारी एड़ी की अस्थि होती है। इन्हें हम कुर्चावस्थियाँ भी कहते हैं। ऊपर की तरफ ये पिंडली की अस्थियों से जुड़ी होती हैं तथा नीचे की तरफ ये तलवे की अस्थियाँ यानी कुर्चावस्थियों से जुड़ी होती हैं। फिर आती है हमारी तलवे की अस्थियाँ। तलवे की अस्थियों को हम मेटाटार्सल्स भी कहते हैं। मेटाटार्सल्स पीछे की तरफ टार्सल से यानी टखने की अस्थियों से जुड़े होते हैं तथा सामने की तरफ अंगुलियों की अस्थियों यानी उंगलास्थियों
फैलेंजेस से जुड़े होते हैं। तलवे की अस्थियों को हम प्रपादास्थियाँ भी कहते हैं। टखने की अस्थि ऊपर की तरफ पिंडली की अस्थियों से तथा सामने की आगे की तरफ तलवे की प्रपादास्थियों से जुड़ी होती है। प्रपादास्थि पीछे की तरफ टखने की अस्थियों से तथा सामने की तरफ उंगलियों की अस्थियों से जुड़ी होती है, और उंगलियों की अस्थियाँ पीछे की तरफ प्रपादास्थियों की 5 अस्थियों से जुड़ी होती हैं तथा सामने की तरफ नुकीली होती हैं जहाँ पे नाखून लगे होते हैं। पाद की अंगुलास्थियाँ हाथ की अंगुलास्थियों से आकार में छोटी होती हैं तथा इनकी गतिशीलता भी कम होती है। वहीं अगर हम प्रपादास्थियों की बात करें तो यह संख्या में समान होती हैं परंतु लंबाई में हाथ की अस्थियों से ज़्यादा होती हैं। टखने की संख्या 7 होती है, तलवे 5 की संख्या 5 होती है तथा अंगुलास्थियाँ कुल 14 होते हैं। तो इस प्रकार हमारा अंगुल सूत्र बन जाता है 2 3 3 3 3 और कुल 14 अस्थियाँ हमारी अंगुलास्थियों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार अधो शाखाओं में कुल मिलाकर के 30 अस्थियाँ मिलती हैं और दोनों टांगों को अगर हम मिला दें तो कुल मिलाकर के 60 अस्थियों से अधो शाखाओं का निर्माण होता है। ये था हमारा आज का भाग। तो आइए इस भाग को समाप्त करने से पहले एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज के भाग में हमने अनुबंधी कंकाल या उपांगीय कंकाल के बारे में पढ़ा और ये जाना कि उपांगीय कंकाल मेखलाओं व पाद अस्थियों से मिलकर बने हुए हैं। इनमें कुल 126 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अंश मेखला ऊर्ध्व शाखाओं को जुड़ने का स्थान देती है तथा शोड़ी मेखला अधो शाखाओं को जुड़ने का स्थान देती है। हमारी ऊर्ध्व शाखा में आता है ऊपरी बाहु, अग्रबाहु तथा हाथ की अस्थियाँ, और हमारी अधो शाखाओं में आता है उर्विका, पगदंड तथा तलवे की अस्थियाँ। इस प्रकार यह कुल मिलाकर के 126 अस्थियाँ हैं जिनके बारे में आज हमने पढ़ा। बच्चों, अगर यह भाग आपको समझ में आया हो तो मैं चाहूँगी कि आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये प्रश्न हैं: अंश मेखला का हमारे शरीर में क्या महत्व है? हंसली की अस्थि का क्या कार्य है? शोड़ी मेखला किन अस्थियों से मिलकर बनी है? ऊर्ध्व शाखाओं की अस्थियों का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। अधो शाखाओं की अस्थियों का सचित्र वर्णन कीजिए। और कंकाल तंत्र की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? कोशिश करिए बच्चों कि प्रत्येक उत्तर के साथ आप चित्र बनाएं, क्योंकि चित्र से आपका आंसर और भी अधिक अच्छा व इम्प्रेसिव लगता है। अगर आपको इस पाठ में कोई भी परेशानी है तो आप भारत सरकार द्वारा विकसित दीक्षा ऐप को मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं तथा इसके ऊपर उपलब्ध इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों और अन्य गतिविधियों का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन या वर्चुअल क्लास द्वारा अपने शिक्षक से भी संपर्क कर सकते हैं तथा प्रस्तुत वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का भाग यहीं समाप्त होता है। अगले चौथे भाग में हम अस्थि संधियों के विषय में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा, पीछे का भी और आगे का भी, ताकि अस्थियाँ और उनके जोड़ों के बारे में आप अच्छे से समझ सकें। तो हमारा आज का भाग यहीं समाप्त होता है। मैं विनीता सिंह आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।